आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्किंसन। तो सबसे पहले पार्किंसन है क्या? पार्किंसन एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो ओल्ड एज पेशेंट्स में होती है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो हैं वो सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी जो है डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो है मूवमेंट डिसऑर्डर होते हैं। स्केलेटल मसल की स्पेशली जो है मूवमेंट में डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको अगर हम डिवाइड करें, पहली बात कि ये न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। करेक्टरिस्टिक क्या है इसका? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इसमें लॉस होते हैं और अल्टीमेटली उसकी वजह से होगा क्या? अल्टीमेटली जो होगा वो मूवमेंट डिसऑर्डर होगा। प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मकसद क्या है कि हम डीजनरेशन को रोक नहीं सकते। मतलब एक बार जो है न्यूरॉन्स डीजनरेट होना स्टार्ट हुए तो वो डीजनरेट होते रहेंगे। हाँ, हम उनकी प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं मेडिकेशन की मदद से। तो टाइम जैसे जैसे गुजरेगा तो फर्दर लॉस होते रहेंगे न्यूरॉन्स, मगर ये कि हम उसकी सीवियरिटी को थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं कि एकदम से ज़्यादा लॉस ना हो, वो रोक सकते हैं हम। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डोपामीन रिलीज़ करते हैं। और पूरी दुनिया की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 1% पीपल जो है वो पार्किंसन से अफेक्ट होते हैं। पाकिस्तान में 6 लाख पेशेंट है पार्किंसन के और एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक ये तादाद डबल हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता इसका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। इसे हम शेकिंग पाल्सी भी कहते थे या पैरालिसिस भी कहते थे, क्योंकि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स इसमें स्टार्ट हो जाती हैं मसल मूवमेंट्स के डिसऑर्डर्स की वजह से। अब सिम्टम्स, प्राइमरी सिम्टम्स भी होते हैं पार्किंसन के और सेकेंडरी सिम्टम्स। प्राइमरी में सबसे पहला रिजिडिटी हो जाती है स्केलेटल मसल्स की। उसके अलावा एकाइनेजिया और ब्रेडिकाइनेजिया। एकाइनेजिया का मकसद क्या है कि डिफ़िकल्टी होगी उनको मूवमेंट स्टार्ट करने में, जबकि ब्रेडिकाइनेजिया, ब्रेडी का मकसद क्या है कि स्लो मूवमेंट होगी। मसल जो रिजिड हो रही हैं उनकी वजह से मूवमेंट बहुत स्लो हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता वो मूव कर पाएंगे, जबकि एकाइनेजिया में मूवमेंट स्टार्ट करने में ही डिफ़िकल्टी होगी। इसके अलावा फ्लैट फेसेस, मतलब जो है कोई एक्सप्रेशन नहीं होंगे उनके फेस पे। ट्रेमर्स होंगे। ट्रेमर्स में क्या होगा कि जो जॉइंट्स हैं ना उनके अराउंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। ज़्यादातर देखा होगा ओल्ड एज पेशेंट्स में कि उनके जो है हाथ और इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं उनके अराउंड वो खुद ब खुद जो है मूव करते रहते हैं। उनकी जो है इनवॉलेंट्री रिदमिक मूवमेंट जो स्टार्ट हो जाती है वो ट्रेमर्स। उसके अलावा टोन जो है मसल हार्डनेस बढ़ जाएगी, टोन चेंज हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी सिम्टम्स अगर हम देखें तो डिमेंशिया और डिप्रेशन। डिमेंशिया में क्या होगा कि मेमोरी लॉस होगा, इंटेलिजेंस फंक्शन उसके काम नहीं करेंगे और जो कोग्नाइटिव फंक्शंस है वो काम नहीं करेंगे, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग होती है, कैलकुलेशन होती है, मेमोराइज़ करना चीज़ों को, ये सब के सब जो है लॉस कर जाएगा पेशेंट। एमनेजिया, एमनेजिया कहते हैं हम लॉस ऑफ मेमोरी। उसकी 2 टाइप्स हैं, इंटेरोग्रेड और रेटेरोग्रेड। इंटेरोग्रेड में क्या होगा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बन पाएगी, जबकि रेट्रोग्रेड में क्या होता है कि किसी एक्सीडेंट या किसी हादसे की वजह से जो है हम पुरानी इन्फॉर्मेशन रिट्राइव नहीं कर पाते, उसको जो है याद करने में मुश्किल आ रही होती है उस स्पेसिफिक जो है इंसिडेंट्स की वजह से, जो भी इन्फॉर्मेशन उससे पहले की होगी। फॉर एग्जांपल अभी किसी को जो है सीवियर कोई इंसिडेंट्स पेश आया है और उसकी वजह से वो प्रीवियस उसके साथ जो चीज़ें हुई वो भूल गया, तो ये हो जाता है रेट्रोग्रेड। मतलब वो पर्टिकुलर इंसिडेंट्स या उस ट्रॉमा की वजह से प्रीवियस जो चीज़ें थी उनको भूल गया। पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें पार्किंसन की, तो बेसल गैंग्लियन, पहली बात तो उसके हमें पार्ट्स का पता हो। उसके जो है कंसिस्ट करता है 4 सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई पे। स्ट्राइटम में जो है कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन न्यूक्लियस एकम्बेंस। उसके अलावा ग्लोबस पैलिडस है, सब थैलेमिक न्यूक्लियस है और सब्सटेंशिया नाइग्रा है। ये बेसल गैंग्लिया के पार्ट है डिफरेंट। फिर जो कार्पस स्ट्राइटम होता है उसमें हमने ऑलरेडी कहा कि कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस आ जाते हैं। ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या है? ग्रे मैटर जो सेल बॉडी की कलेक्शन होती है सीएनएस के अंदर, उन्हें हम कहते हैं ग्रे मैटर, जबकि एक्सॉन्स की जो हमारे पास कलेक्शन होती है सीएनएस के अंदर, उन्हें हम कहते हैं वाइट मैटर। गैंग्लियन और नर्व, गैंग्लियन हम कहते हैं कि सेल बॉडी, अब सेल बॉडी अगर सीएनएस के अंदर जमा हो रहे हैं तो वो ग्रे मैटर, और अगर सीएनएस से बाहर है सेल बॉडी तो वो हो जाते हैं गैंग्लियन। जबकि अगर एक्सॉन सीएनएस के अंदर हैं तो वो वाइट मैटर था, और सीएनएस से बाहर होंगे तो उनकी कलेक्शन को हम कहते हैं नर्व्स। ठीक है, न्यूरॉन इनका बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है सीएनएस का। न्यूक्लियाई जो है जो मुख्तलिफ पीसीज होते हैं ग्रे मैटर के, ब्रेन के डीप लेयर्स के अंदर मौजूद होते हैं और उनके अराउंड में जो है वाइट मैटर मौजूद होता है। सेरिब्रल कार्टेक्स, ये जो है ग्रे मैटर है, प्रेजेंट होता है ब्रेन के सरफेस पे, उसे हम कहते हैं सेरिब्रल कार्टेक्स।
बेसल न्यूक्लियाई जो होता है ना वो मोटर फंक्शंस को या जो मूवमेंट होती है ना बॉडी की उनको कंट्रोल कर रहा होता है और उनको जो है कोऑर्डिनेट कर रहा होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ। कार्टिकोस्टेरॉइडल न्यूरॉन और थैलेमोकार्टिकल न्यूरॉन। कार्टिकोस्टेरॉइडल अगर इसे हम वर्ड से ही देखें मतलब उनके ये जो न्यूरॉन है ना वो कार्टेक्स से ओरिजिनेट हो रहा होगा और एंड हो रहा होगा स्ट्राइटम पे, कार्टिकोस्टेरॉइडल। जबकि थैलेमोकार्टिकल मतलब वो ओरिजिनेट न्यूरॉन हो रहा होगा थैलेमस से और एंड हो रहा होगा कार्टेक्स पे, तो वो हो जाएगा थैलेमोकार्टिकल न्यूरॉन। ठीक है, अगर हम पाथवे देखें तो मुख्तलिफ हमारे पास जो है न्यूरॉन्स हैं और ये पाथवे बना हुआ है जो, तो इसमें हमारे पास ये जो ग्रीन वाले हैं वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स हैं, या एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे कोलिनर्जिक और ग्लूटामिनर्जिक। जबकि रेड वाले जो हैं वो इनहिबिटरी हैं, वो मतलब जब भी स्टिमुलेट होंगे तो वो गाबा अर्जिक रिस्पांस शो करेंगे, गाबा रिलीज़ करेंगे। जबकि स्काई ब्लू वाले जो हैं वो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है जो सब्सटेंशिया नाइग्रा से अराइज हो रहे हैं और यही पार्किंसन में जो है मेजरली इफेक्ट होते हैं। अब दो तरह के पाथवे होता है, एक डायरेक्ट पाथवे, दूसरा इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे में क्या होता है कि डायरेक्ट जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्टिमुलाई आएगा, ये हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स हैं वो स्टिमुलेट करेंगे फर्स्ट वाले को, इसको इनहिबिटरी को। जब ये फर्स्ट वाला स्टिमुलेट होगा तो उससे नेक्स्ट फिर एक और इनहिबिटरी है, मतलब ये स्टिमुलेट हुआ तो ये रिलीज़ करेगा गाबा, जब ये गाबा रिलीज़ करेगा तो इससे अगला था इनहिबिटरी, अब उसको इसने इनहिबिट कर दिया तो वो क्या करेगा, आगे कुछ भी रिलीज़ नहीं कर पाएगा। जब वो आगे कुछ रिलीज़ नहीं कर पाएगा तो उससे नेक्स्ट वाला स्टिमुलेटरी है और वो स्टिमुलेटरी जो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन वगैरह रिलीज़ करेंगे और इस तरह से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हो गया डायरेक्ट पाथवे। इसी की जगह डायरेक्ट पाथवे में जैसे ही डोपामिनर्जिक न्यूरॉन सब्सटेंशिया नाइग्रा से आ रहे हैं तो वो जो है इनहिबिट कर देंगे नेक्स्ट वाले को। अब नेक्स्ट वाला अगर न्यूरॉन इनहिबिट हो गया तो उसका काम था इनहिबिटरी जो है रिस्पांस शो करना, गाबार्जिक जो एक्टिविटी है वो शो करना। जब वो खुद इनहिबिट हो गया तो वो अगले को जो है सिग्नल नहीं दे पाएगा इनहिबिट वाला, फिर उससे नेक्स्ट वाला लगा हुआ है फिर से गाबार्जिक, तो जब उसको पीछे से कोई रोकने वाला नहीं है, उसको कोई इनहिबिट करने वाला नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो जो है गाबार्जिक रिस्पांस शो कर देगा अपने से नेक्स्ट वाले पे, और उससे नेक्स्ट वाला जो सबथैलेमस से स्ट्राइटम की तरफ जा रहा है वो हमारे पास न्यूरॉन है ग्रीन वाला एक्साइटेटरी। अब जब पीछे से इनहिबिटरी रिस्पांस आएगा मींस गाबार्जिक रिस्पांस आएगा और उस ग्रीन वाले न्यूरॉन पे उसको इनहिबिट कर लेगा। जब वहाँ पे वो इनहिबिट हो जाएगा तो वो आगे स्टिमुलेटरी सिग्नल नहीं देगा। जब वो नेक्स्ट को स्टिमुलेटरी सिग्नल नहीं देगा तो स्ट्राइटम से जो थैलेमस की तरफ हमारे पास रेड वाला न्यूरॉन इनहिबिटरी जा रहा है उसको कोई स्टिमुलस नहीं मिलेगा, तो वो अपना जो है गाबार्जिक एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। जब वो गाबार्जिक एक्टिविटी शो नहीं करेगा तो उससे नेक्स्ट वाला फिर थैलेमस से कॉर्टेक्स की तरफ जो जा रहा है एक्साइटेटरी न्यूरॉन, उसको पीछे से कोई रोकने वाला नहीं है। अब वो रुकेगा नहीं तो वो जो है अपना स्टिमुलेटरी सिग्नल देगा, एसिटाइलकोलिन का रिलीज़, और फर्दर जो है स्केलेटल मसल की मूवमेंट हो जाएगी। इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे के थ्रू जो है मूवमेंट इनिशिएट होती है। सब्सटेंशिया नाइग्रा ये जो है बेसल न्यूक्लियाई का वो पार्ट है जहाँ से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स ओरिजिनेट होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे, डायरेक्ट में क्या होगा कि न्यूरॉन डायरेक्ट स्ट्राइटम से थैलेमस की तरफ आए, जबकि इनडायरेक्ट पाथवे में जो है वो स्ट्राइटम से जो है सब थैलेमस की तरफ जाएंगे, फिर दोबारा जो है स्ट्राइटम की तरफ आएंगे और फिर उसके बाद थैलेमस, तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, पहले मतलब बीच में सब थैलेमस की तरफ जा रहे हैं, फिर वापस स्ट्राइटम में आगे फिर थैलेमस में जा रहे हैं। ठीक है, जब भी हम रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तो हमारा पूरा जो निज़ाम होता है वो गाबार्जिक एक्टिविटी के अंडर होता है, वो पूरा का पूरा जो है गाबार्जिक सिस्टम उसको ऑक्यूपाई करके रखता है। मूवमेंट के 3 फेज़ होते हैं, पहला इनिशिएशन, दूसरा मेंटेनेंस और तीसरा स्टॉप। मूवमेंट को इनिशिएट करने के लिए हमें डोपामिन रिक्वायर्ड होता है, जबकि मूवमेंट की मेंटेनेंस के लिए एसिटाइलकोलिन रिक्वायर्ड होता है, जबकि स्टॉप करने के लिए गाबार्जिक एक्टिविटी लास्ट में रिक्वायर्ड होती है स्टॉप करने के लिए। नॉर्मल कंडीशन के अंदर एसिटाइलकोलिन और डोपामिन दोनों जो है बैलेंस में मौजूद होते हैं, 50-50 हमारे पास कंसंट्रेशन ले लें तो उन दोनों का जो है बैलेंस बना रहता है। जबकि पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है कि डोपामिन की एक्टिविटी कम हो जाती है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स लॉस होना शुरू होते हैं तो डोपामिन एक्टिविटी कम होती है और एसिटाइलकोलिन जो है वो बढ़ता रहता है, एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी अगर अब हम देखें, डोपामिनर्जिक एक्टिविटी लॉस होगी तो डोपामिन की कंसंट्रेशन कम होगी, जबकि एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। ग्लूटामिनर्जिक एक्टिविटी या NMDA रिसेप्टर एक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज़ होती है। ट्रेमर्स जो होते हैं ना वो कोलिनर्जिक एक्टिविटी की वजह से होते हैं, कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ रही होती है तो उनकी वजह से ट्रेमर्स स्टार्ट हो जाते हैं जो इनवॉलंटरी मूवमेंट जॉइंट्स के अराउंड होती है। उसके अलावा सेकेंडरी सिम्टम्स में अगर हम देखें तो सर्पेंटाइन लुक मतलब स्नैक लाइक बिल्कुल
उनकी जो है ना ब्रॉड आइज़ होंगी, आईलिड भी जो है इस तरह से लग रही होंगी हमें, बस वो घूरे जा रहे हैं सांप की तरह। उसके अलावा स्टूप पोस्चर होगा, जो जॉइंट्स के अराउंड बोन्स है वो बैंड होना शुरू हो जाएंगी। ज़्यादातर बिग जॉइंट जो है वो फ्लेक्स हो जाएंगे, जैसे उनका जो है कमर थोड़ी सी बैंडिंग हो जाती है। माइक्रोफेजिया क्या होगा कि जब वो लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो बिल्कुल सही लिख रहे होते हैं, बड़े फ़ॉन्ट, फिर जैसे जैसे एंड की तरफ आते हैं तो वो छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉल फ़ॉन्ट पे चले जाते हैं। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफिक स्कैन, ठीक है, ये हमारे पास जो है डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है पार्किंसन की डायग्नोसिस में पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफिक स्कैन को यूज़ किया जाता है। इसमें फ्लोरोडोपा एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसको यूज़ किया जाता है। ये डोपामिन का एनालॉग है। जहाँ पे भी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होंगे वहाँ पे ये जाके जो है कंसनट्रेटेड हो जाता है और फिर उसको जो है डिटेक्ट कर लिया जाता है, स्कैन के थ्रू देख लिया जाता है कि यहाँ पे जो है कितनी कंसनट्रेशन आ रही है फ्लोरोडोपा की। पार्किंसन की अगर हम इटियोलॉजी की बात करें, कॉजेज़ देखें, इटियोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज़, मतलब ये हुई किस वजह से डिजीज़, उसके कॉज को अगर हम स्टडी करें तो इसे हम कहते हैं इटियोलॉजी। तो कुछ पार्किंसन डिजीज़ जो है ना ऐसी होती हैं जिनमें लॉस ऑफ न्यूरॉन है, कुछ ऐसी हैं जिनमें कोई जो है न्यूरॉन का लॉस नहीं होता। इसी की बेसिस पे जो है पार्किंसन को दो उसमें डिवाइड किया गया है इटियोलॉजी की बेस पे, प्राइमरी पार्किंसन डिजीज़ या इडियोपैथिक और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में क्या होता है कि अननोन काज होता है। एक्चुअल डीजनरेशन जो होती है वो प्राइमरी पार्किंसन में होती है, मतलब असल जो न्यूरॉन्स का लॉस होता है ना वो प्राइमरी पार्किंसन में होता है। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो है सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर लॉस हो जाते हैं। अब मुख्तलिफ हाइपोथेसिस दिए गए हैं इसके बारे में कि क्यों होता है आखिर ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस। तो इंटेलिजेंस गैस इस पर मुख्तलिफ दिए गए हैं। पहला ये कहा गया है कि जो डोपामिन का मेटाबॉलिज्म होता है उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और ये फ्री रेडिकल जो है ना न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, ये न्यूरो डीजनरेशन काज कराते हैं। डोपामिन आया, वो ब्रेक डाउन हुआ, उससे हमें जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और प्लस में फ्री रेडिकल मिले। इसके अलावा सेकंड हाइपोथेसिस क्या दिया गया है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स जैसे मैंगनीज, कोबाल्ट वगैरह हो गए, ये सब के सब जो है न्यूरो डीजनरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा एक और हाइपोथेसिस MPTP के बारे में कहा गया है, मिथाइल फिनाइल टेट्राहाइड्रोपायरिडीन। ये एक न्यूरोटॉक्सिक कंपाउंड है, जबकि MPPP डेसमिथाइलपायरिडीन एक नारकोटिक एनाल्जेसिक है, सिंथेटिक एनालॉग है। इसको जो है सीवियर पेन के लिए यूज़ किया जाता है, या सीवियर जैसे कैंसर के पेशेंट हैं, इंजरी वाले या ऑपरेशन वगैरह, उनमें यूज़ किया जाता है। तो कभी कभी अगर जो है ना MPPP की जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, उसको बना रहे होते हैं, तो रिएक्शन में जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हमें MPTP की भी कुछ अमाउंट उसमें मिल जाती है, कुछ कंटामिनेंट्स उसके भी मौजूद होते हैं, तो उसकी वजह से जो है न्यूरो डिजनरेशन हो जाती है, क्योंकि वो न्यूरोटॉक्सिक है। इसके अलावा म्यूटेशन, मुख्तलिफ जेनेटिक सीक्वेंसेस हमें मिले हैं, उनमें चेंजेस आते हैं। 500 डिफरेंट जो है DNA म्यूटेशन आइडेंटिफाई की गई हैं, जिनकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ होती है। प्राइमरी डिजीज़ जो है ना उसको हम ठीक नहीं कर सकते, उसको क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि एक दफ़ा अगर न्यूरॉन डीजनरेट हो गए तो वो वापस रीजनरेट हम नहीं कर सकते। सिर्फ हम जो है उनके साइन एंड सिम्टम्स की ट्रीटमेंट करेंगे, उनको स्लो डाउन कर देंगे फर्दर डीजनरेशन को। तो पैलिएटिव थेरापी किसे कहते हैं? सिम्प्टोमेटिक जो थेरापी होती है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो हम देते हैं, मतलब कि सिर्फ हम जो है सिम्टम्स रिलीव करने के लिए जो है जो ड्रग्स दें या जो ट्रीटमेंट दें, उसे हम पैलिएटिव थेरापी कहते हैं, जबकि डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकते ये। उसके बाद सेकेंडरी पार्किंसन में क्या होगा कि सिर्फ पेशेंट को पार्किंसन की तरह सिम्टम्स शो हो रहे होंगे, उसके साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होंगे, एक्चुअल न्यूरो डिजनरेशन नहीं होगी, न्यूरॉन्स का असल लॉस यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे जो है कोई भी इशू हो सकता है, जैसे वायरल इंसेफ्लाइटिस है, ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है, न्यूरोसाइफिलिस है, ये मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं जिनकी वजह से जो है हो सकता है। इसके अलावा एंटीसाइकोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी सेकेंडरी पार्किंसन में लीड कर सकती है, जैसे ओलेंजापिन, क्लोजापिन, क्यूटियापिन वगैरह है, लिथियम है। साइकोटिक पेशेंट्स में क्या होता है कि डोपामिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ी हुई होती है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, तो उनकी डोपामिनर्जिक एक्टिविटी कम करने के लिए एंटीसाइकोटिक्स दिए गए, तो उसका अल्टीमेटली क्या होगा कि पेशेंट को पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे डोपामिनर्जिक एक्टिविटी को कम करने की वजह से। इसके अलावा एंटीमेटिक्स, मिटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, मुख्तलिफ जो एंटीमेटिक्स हैं, खासतौर पे जो डोपामिन एंटागोनिस्ट हैं। डोपामिन एंटागोनिस्ट का मकसद क्या है कि डोपामिन को एक्टिविटी को कम करेंगे। अब वो जब कीमो रिसेप्टर जोन पे जाके काम करते हैं, तो अगर हम उसकी थोड़ी डोज बढ़ा के दे दी, या जो है उन्होंने अदर साइट ऑफ एक्शन पे जाके काम कर लिया, तो वो भी जो है पार्किंसन सिम्टम्स हमें देना शुरू कर देंगे। तो कोई भी ऐसी ड्रग जो डोपामिन की एक्टिविटी को कम करे, तो वो हमारी बॉडी में पार्किंसन की तरह सिम्टम्स शो कर सकती है। फार्माकोलॉजिकल अब थेरापी क्या होनी चाहिए? सबसे पहला हमारा फार्माकोलॉजिकल थेरापी ऐसी होनी चाहिए जो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी को बढ़ाए, क्योंकि डोपामिन का लॉस हो रहा है, डोपामिन के न्यूरॉन्स लॉस हो रहे हैं, तो डोपामिन की एक्टिविटी हमें बढ़ानी है। सेकंड, हमारा टारगेट एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को कम करना है। उसके अलावा ग्लूटामिनर्जिक एक्टिविटी को भी कम करना है। तो स्ट्रेटजीज़ हमारी क्या हो जाती हैं? डोपामिन एक्टिविटी इंक्रीज़ करना,
एसिटाइल कोलिन एक्टिविटी डिक्रीज़ करना, NMDA रिसेप्टर एक्टिविटी डिक्रीज़ करना। तो 3 हमारी मेजर स्ट्रेटजी है, डोपामिन बढ़ाना, एसिटाइल कोलिन और ग्लूटामिन या NMDA की एक्टिविटी कम करना। प्रो ड्रग हम किसे कहते हैं? प्रो ड्रग ऐसी ड्रग जो हमें बॉडी के अंदर जाके कोई मॉडिफिकेशन लाए, चेंज लाए और उसके बाद अपना एक्शन दिखाए। ठीक है, अपनी एक्टिविटी या फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाने से पहले वो बॉडी के अंदर जाके कोई केमिकल मॉडिफिकेशन करे, कोई चेंजेस लाए, उसे हम कहते हैं प्रो ड्रग। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। फर्दर इंशाल्लाह हम जो है पार्किंसन की मुख्तलिफ ड्रग क्लासेस डिस्कस करेंगे, क्लास वाइज के कौन कौन सी ड्रग ऐसी हैं जो हमारे पास पार्किंसन के लिए यूज़ की जाती हैं, उनके मैकेनिज़्म और फर्दर चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो